हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विद्याजन एजू हब। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले क्लास 12 एचएससी बोर्ड का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 है, 3A। ठीक है, तो जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर दो पार्ट्स है, 3A और 3B। तो आज हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले चैप्टर नंबर 3 है, 3A, जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। ठीक है, डिमांड एनालिसिस। तो चलो गाइस, हम वीडियो के अंदर बढ़ते हैं। तो वीडियो के अंदर बढ़ने से पहले आपको मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ गाइस। ठीक है, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया गाइस। ठीक है, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स और एसपी, उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ वगैरह वो भी शेयर करता हूँ। उसके बाद जो स्टडी प्लान वगैरह है वो भी मैं शेयर करता हूँ, और कुछ गाइडेंस वगैरह हुए वो भी मैं उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आप अभी तुरंत अभी के अभी मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना गैस। ठीक है, आप ज्वाइन करना ना भूलिएगा गैस। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो भी मैं वीडियो वगैरह अपलोड करने वाला हूँ, जो भी वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, मतलब अपलोड होने के अगले सेकेंड ही आपको उस वीडियो का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये वाला वीडियो अपलोड हो चुका है गैस। ठीक है, तो चलो गैस, हम वीडियो के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या बोले, यूटिलिटी इज बेस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी है ना, वो डिमांड का बेस है। इस वर्ड का मतलब ये है, जब हम प्रोडक्ट को तभी डिमांड करेंगे जब उसके अंदर हमें कुछ यूटिलिटी मिले। यूटिलिटी मतलब कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा मिले। ठीक है, वैसे आप समझ लें, सेटिस्फेक्शन मिले, हमें वो प्रोडक्ट यूज़ करने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, तभी हम उस प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे। तो यूटिलिटी इज अ बेस ऑफ डिमांड। ठीक है, यूटिलिटी में जनरेट डिजायर और नीड टू हैव अ प्रोडक्ट। ठीक है, यूटिलिटी उस प्रोडक्ट के ऊपर डिजायर क्रिएट करता है। ठीक है, डिजायर मतलब इच्छा। ठीक है, डिजायर मतलब इच्छा। ठीक है, उस प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसकी इच्छा। ठीक है, इनफैक्ट उस प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसकी इच्छा हो रही है। ठीक है, वो ये उस वही मतलब है डिजायर। ठीक है, बट यूटिलिटी कैनॉट ओन कैनॉट जनरेट डिमांड। हाँ, यूटिलिटी डिमांड के लिए तीन चीज़ें चाहिए होता है, उसमें से एक है डिज़ायर। यूटिलिटी है ना गाइस, डिज़ायर देता है। ठीक है, डिज़ायर डिज़ायर और नीड टू हैव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, यूटिलिटी वो डिज़ायर एक चीज़ तो प्रोवाइड कर देता है। डिमांड में से जो तीन चीज़ें चाहिए होता है उसमें से एक है डिज़ायर। उस तीन में से जो यूटिलिटी है वो डिज़ायर तो प्रोवाइड कर लेता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, पर यूटिलिटी अकेला उस प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, यूटिलिटी तीन चीज़ों में से डिमांड पूरा का पूरा बनने के लिए तीन चीज़ों होना जरूरी है, वो हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उस तीन चीज़ों में से एक चीज़ है डिज़ायर। वो डिज़ायर है ना, वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर लेता है, पर यूटिलिटी अकेला डिमांड क्रिएट नहीं करता है। क्यों? डिमांड के लिए और भी दो चीज़ें चाहिए होता है। उसके बाद डिमांड एनालिसिस। जो तुम्हारा डिमांड एनालिसिस है वो कंसर्न है, रिलेटेड है विथ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, ये सिंपल वर्ड में आप पढ़ना है, डिमांड एनालिसिस स्टडीज हाउ कंज्यूमर बिहेव व्हेन बाइंग गुड्स। ठीक है, डिमांड एनालिसिस है ना, स्टडी करता है कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है एक प्रोडक्ट परचेस करते हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट उसका बिहेव मतलब वो प्रोडक्ट परचेस करता है क्या नहीं, वो भी एक बिहेवियर हो गया। वो प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में परचेस कर रहा है, ज़्यादा परचेस कर रहा है, कम परचेस कर रहा है, कैसा परचेस कर रहा है, वो भी एक बिहेवियर होगा। जो डिमांड एनालिसिस है वो स्टडी करता है कि ठीक है कंज्यूमर कैसे बिहेव करते हैं वो एक प्रोडक्ट परचेस करते वक्त, वो प्रोडक्ट खरीदते वक्त। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में तीन पॉइंट। सबसे पहले यूटिलिटी इज हाँ, यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी में जनरेट डिजायर और नीड टू हैव अ प्रोडक्ट, नीड टू हैव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट यूटिलिटी ओन कैन नॉट जनरेट डिमांड। डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न्ड विथ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, ये तीन पॉइंट आप याद रखना गाइस। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, अगर जब डिमांड का डेफिनेशन वगैरह पूछ ले तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले सबसे इम्पोर्टेंट, डिमांड डिमांड डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स
डिजायर विच इज बैक्ड बाय, बैक्ड मतलब इसके साथ और भी कुछ चीजें चाहिए होगा, ठीक है। क्या क्या चीजें चाहिए होगा? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, ठीक है। इन शॉर्ट, डिमांड इज इक्वल टू वांट प्लस रेडी टू बाय प्लस हैव मनी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, ये आप पढ़ लेना गाइस, ठीक है। डिमांड मतलब तीन चीज़ें जो मैं अभी एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले डिज़ायर, डिज़ायर मतलब अर्ज, अर्ज टू हैव समथिंग, मुझे वो इच्छा हो रही है, ठीक है, मुझे इच्छा हो रही है, मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, उसकी इच्छा हो रही है मुझे, ठीक है। उसको वो एक इच्छा बोले तो डिज़ायर। उसके बाद विलिंगनेस टू परचेस, मुझे वो प्रोडक्ट परचेस करने की इच्छा है, ठीक है, ठीक है, मैं परचेस करने के लिए तैयार हूँ, रेडी टू बाय, ठीक है। विलिंगनेस टू परचेस मतलब वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए तैयार हूँ, या तो मैं वो प्रोडक्ट परचेस करने मुझे वो प्रोडक्ट परचेस करने में इच्छा है, ठीक है। डिज़ायर मतलब वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, उसकी इच्छा हो रही है, परचेस करने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, उसकी इच्छा हो रही है, ठीक है। विलिंगनेस टू परचेस टू मतलब मुझे वो प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा हो रही है और मैं तैयार हूँ, ठीक है, मैं परचेस करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे मतलब जो भी उस प्रोडक्ट का प्राइस होएगा, वो प्रोडक्ट का प्राइस मैं मुझे जो भी वो प्रोडक्ट का प्राइस प्राइस है वो मैं पे कर सकूँ, ठीक है। उसका मतलब जो मेरे पास पैसा होना चाहिए, जो भी वो प्रोडक्ट का प्राइस है उतना पैसा मेरे पास होना ही होना चाहिए, तभी हम डिमांड बोलते हैं। एक प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड है तो उसका मतलब ये है उस प्रोडक्ट के अंदर डिज़ायर है, विलिंगनेस टू परचेस है और एबिलिटी टू पे भी है, ठीक है। तभी हम उसे डिमांड बोलते हैं, ठीक है। डिमांड मतलब तीन चीज़ें, पहला डिज़ायर, उसके बाद विलिंगनेस टू परचेस, उसके बाद एबिलिटी टू पे, ठीक है। तो ये था गाइस मीन डिमांड का मीनिंग, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपका एग्जाम में आए, सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिखने का है, इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखने का, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट डिजायर मतलब वो एक्सप्लेन करने का है तुम्हें। उसके बाद डिमांड का ये डेफिनेशन है guys, ठीक है। ये डिमांड का डेफिनेशन ये इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला बस, ठीक है, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। डिमांड का ये डेफिनेशन जब आपको एग्जाम में पूछे तो आपको ये चार चीज़ें लिख कंपलसरी मतलब कंपलसरी लिख के आना ही है, ठीक है। उसके बाद डिमांड का हम फीचर्स देखते हैं। डिमांड इज रिलेटिव कंसेप्ट, ठीक है। डिमांड है ना एक रिलेटिव कंसेप्ट है, वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, ठीक है। जब वो वाला चीज़ें, ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल वर्ड में समझना, ठीक है। इसका मतलब ये है इट चेंजेस बेस्ड ऑन प्राइस, इनकम एंड टाइम, ठीक है। किस चीज़ पे डिपेंडेंट है वो जो डिमांड है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब उस किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पहला प्राइस, उसके बाद इनकम, उसके बाद टाइम, ठीक है। ये इस तीन चीज़ों के अंदर मतलब ओवरऑल इस तीन चीज़ों के अंदर डिपेंडेंट है। बाकी बोलेगा तो और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है डिमांड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिमांड है ना चेंज होता जब प्राइस में कुछ चेंज हो, इनकम में कुछ चेंज हो, या तो टाइम में कुछ चेंज हो और एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स वगैरह है जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है। ये भी किस किस फैक्टर्स की वजह से, किस किस रीजन्स की वजह से डिमांड डिमांड चेंज होता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट का डिमांड चेंज होता है। वो वो रीजन्स है ना, बहुत ज़्यादा रीजन्स है। वो सारे रीजन्स हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद डिमांड इज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्रेस। डिमांड है ना हम टाइम और प्रेस के साथ उसे रेफरेंस करके बता रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे इतना डिमांड है, इस प्राइस पे इतना डिमांड है, ठीक है, उसके साथ बता रहे हैं, ठीक है। डिमांड इज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस मतलब हम डिमांड ना इसके साथ साथ बताता है, टाइम किसके साथ, टाइम के साथ और प्राइस के साथ, ठीक है। यह था गाइस डिमांड का दो फीचर्स। पहला फीचर के इट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरा यह है डिमांड इज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब वो रिलेटेड है किसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है।
सब तीन मेन फैक्टर है, तो प्राइस है, इनकम है और टाइम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, डिमांड इज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस, ठीक है। डिमांड ना हम टाइम और प्लेस के हिसाब से हम मतलब एक्सप्रेस करते हैं। एक प्रोडक्ट का डिमांड कितना है वो हम टाइम के साथ और प्राइस के साथ बोलते हैं, ठीक है। ये था गाइस डिमांड का फीचर्स। 2 मिनट गाइस, जैसे हाँ। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले डिमांड रिप्रेजेंटेशन। डिमांड रिप्रेजेंटेशन मतलब इस प्राइस में उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं कि इस अलग अलग प्राइस में वो एक प्रोडक्ट का डिमांड कितना होएगा, ठीक है। अलग अलग प्राइस में उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना होएगा, ठीक है। अलग अलग प्राइस में ना गाइस उस प्रोडक्ट का डिमांड भी अलग अलग होता है, ठीक है। अगर सब फॉर एग्जांपल 10 रुपये प्राइस है तो हम 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी उतना परचेस करेंगे। अगर प्राइस घट के 8 रुपये हो गया तो प्राइस घट के 12 रुपये हो गया, तो उसमें डिमांड कितना होगा, हम कितना यूनिट्स डिमांड करेंगे, ठीक है। डिमांड करना मतलब हम कितना यूनिट्स बाय करेंगे, ठीक है। हम उसे यूनिट के हिसाब से रेफर करते हैं, ठीक है। डिमांड, ठीक है। उसे उसे हम बोलते हैं डिमांड रिप्रेजेंटेशन। डिमांड रिप्रेजेंटेशन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल मतलब हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर दो चीज़ें, पहला है इंडिविजुअल, उसके बाद है मार्केट। इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल, एक अकेला पर्सन इस प्राइस में, अलग अलग प्राइस में उस प्रोडक्ट को कितना डिमांड करेगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना यूनिट्स परचेस करेगा, कितना यूनिट्स डिमांड करेगा, ठीक है। कितना यूनिट्स परचेस करेगा, कितना यूनिट डिमांड करेगा, सेम ही है guys, ठीक है। इस चैप्टर का समझना है। ये तीन चीज़ें आप मतलब इकोनॉमिक्स टर्म पे बोला है, रियल वर्ड में मतलब ऐसा आप समझ लो, समझने के लिए आप ऐसा समझ लो कि मैं कितना क्वांटिटी परचेस करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद पहला हो गया डिमांड शेड्यूल हॉल। हम डिमांड को ना, दूसरा है डिमांड कर। डिमांड कर मतलब हम ग्राफ के फॉर्म में डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस प्राइस में, अलग अलग प्राइस में इस प्रोडक्ट का डिमांड उतना होएगा, ठीक है। इसके अंडर भी है इंडिविजुअल और उसके अंडर है मार्केट। इंडिविजुअल मतलब एक अकेला कंज्यूमर, एक अकेला पर्सन एक अलग अलग प्राइस में उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना डिमांड करेगा, कितना यूनिट्स वगैरह परचेस करेगा। और मार्केट डिमांड मतलब, मार्केट डिमांड का मतलब पूरा मार्केट मिला के मतलब सारे जितने भी बायर लोग हैं वो सब बायर मिला के कितना यूनिट्स परचेस करेंगे, कितना यूनिट्स डिमांड करेंगे, ठीक है। वो हम उस ठीक है, वो हम डिमांड कर्व के रूप में बताने वाले हैं। डिमांड कर्व मतलब ग्राफ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं डिमांड शेड्यूल। जस्ट अ मिनट गाइस, और वर्किंग को, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ tabular representation of functional relationship between price एंड क्वांटिटी डिमांडेड। गाइस जो भी मैं वर्ड में अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ठीक है। डिमांड शेड्यूल इज अ tabular representation of functional relationship between price and quantity demanded for particular कमोडिटी, ठीक है। डिमांड शेड्यूल क्या है, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब हम टेबल फॉर्म में उसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का क्या रिलेशनशिप है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। रिलेशनशिप मतलब जो तुम सोच रहे हो वो रिलेशनशिप नहीं गाइस, ठीक है। जो तुम्हारा रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप नहीं, तुम्हारा और उसके बीच में रिलेशनशिप है ना, उसके बारे में हम मिडिल बात नहीं करने वाले हैं। किस दोनों के ऊपर रिलेशनशिप बात कर, किसी दोनों के ऊपर का रिलेशनशिप के बारे में हम बात करने वाले, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब हम कितना क्वांटिटी डिमांड करने वाले हैं, ठीक है। ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। अगर प्राइस इतना हो तो डिमांड क्या कितना क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे। अगर प्राइस इतना हो गया तो हम कितना क्वांटिटी डिमांड करेंगे, यही है फंक्शनल रिलेशनशिप। जब प्राइस वगैरह बढ़ता है
तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी मतलब घटता है और बढ़ता है, ठीक है। इसके तभी हम बोलते हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ इसके ऊपर रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप नहीं हो तो प्राइस कितना भी हो, क्वांटिटी डिमांडेड है वो बदलेगा ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर रिलेशनशिप है, इसके वजह से हम बोल सकते हैं अगर प्राइस में कुछ चेंज वगैरह हुआ तो हम क्वांटिटी डिमांड में भी हम चेंज करने ही वाले हैं। क्यों गाइस, क्यों हम क्वांटिटी डिमांड में चेंज करेंगे गाइस? अगर प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो हम ज़्यादा परचेज करेंगे ना। अगर प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो हम ज़्यादा परचेज करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है तो हम कम परचेस करेंगे। वैसा ही ये हम क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अंदर एक रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, ठीक, प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। डिमांड शेड्यूल का भी दो टाइप से, ठीक है। पहला है इंडिविजुअल, उसके बाद है मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। Individual demand is the quantity of commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, एक कमोडिटी का क्वांटिटीज डिमांड जो डिमांड करता है एक अकेला कंज्यूमर एक गिवन प्राइस पे, एक दिया हुआ प्राइस में। वो हम अलग अलग प्राइस देते हैं guys, ठीक है। अलग अलग प्राइस हम देते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब यही है गाइस कि एक कंज्यूमर, एक अकेला कंज्यूमर कितना यूनिट्स बाय करेगा, कितना यूनिट्स डिमांड करेगा दिया हुआ प्राइस में। हम बहुत ज़्यादा प्राइस हो गए देते हैं, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, इस अलग अलग प्राइस में एक कंज्यूमर कितना क्वांटिटी डिमांड करेगा एक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे टाइम भी इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर है गाइस? ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है। अभी हम पढ़ते इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर ना यही है गाइस, सिंपल वर्ड में बताओ ना, एक अकेला कंज्यूमर जो भी अलग अलग प्राइस में कितना डिमांड करेगा वो हम एक टेबल फॉर्म में लिखते हैं। तो वही हम पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, यही है गाइस, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग different quantities of different quantities of commodity that an individual consumer अकेला consumer is prepared to buy at various prices over a given period of time. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ना गाइस एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो बताता अलग अलग क्वांटिटीज जो एक अकेला कंज्यूमर रेडी है बाय करने के लिए, प्रिपेयर टू बाय मतलब डिमांड करना अलग अलग प्राइस में ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड देते, एक हम अलग अलग प्राइस देते और हम इंडिविजुअल बायर को बोलते हैं कि तू इस प्राइस में कितना क्वांटिटी बाय करेगा, इस प्राइस में कितना क्वांटिटी बाय करेगा, ठीक है। वही हम लिख के रखते हैं किसके फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब इंडिविजुअल टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि अलग अलग क्वांटिटी, ये थोड़ा डेफिनेशन है ना गाइस, उन्होंने सभी कुछ उल्टा लिखा है, ठीक है। जो पहला लिखना चाहिए वो लास्ट में लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है अलग अलग प्राइस में एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितना क्वांटिटी डिमांड करेगा अलग अलग प्राइस में। अलग अलग प्राइस में एक कंज्यूमर कितना क्वांटिटीज डिमांड करने वाला है वही हम वही हम बताने वाले टेबल फॉर्म में, ठीक है। उसे हम बोलते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो ये है गाइस तुम्हारा डिमांड शेड्यूल, ठीक है। एक चीज़ समझ लेना गाइस, जब प्राइस बढ़ता है तो हम क्वांटिटी कम डिमांड करते हैं। जब उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो हम उस क्वांटिटी को कम डिमांड करते हैं। जब प्राइस घटता है, जब प्राइस कम होता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटीज परचेस करते हैं। ये तो लॉजिकल है guys, ठीक है, पूरा लॉजिकल है, ठीक है। ये तुम जो है
जो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है गाइस, ठीक है, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। सबसे पहले पहले प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट का नाम क्या, एक्स। एक्स मतलब जो तुम्हारा एक्स है वो नहीं गाइस, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम एक्स है, ठीक है। प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का प्राइस क्या है। इसमें अच्छे मीनिंग, प्रोडक्ट का नाम एक्स है, ठीक है, तुम्हारा एक्स का प्राइस हम नहीं पूछ रहे, ठीक है, जोक्स अपार्ट, ठीक है। एक्स का प्राइस क्या है और कितना हम क्वांटिटी डिमांड करेंगे एक्स को इस प्राइस में, ठीक है। जो प्राइस था 10 रुपये, तो हमने एक यूनिट डिमांड किया। जब प्रोडक्ट था 10 रुपये, तो हमने एक यूनिट डिमांड किया। जब प्रोडक्ट था 8 रुपये, तब हमने 2 यूनिट डिमांड किया है, ठीक है। जब प्रोडक्ट का प्राइस था 6 रुपये, तो हमने 3 यूनिट डिमांड किया। देख रहे हो ना गाइस, जैसे प्राइस घटते जा रहा है वैसे ही हम ज़्यादा यूनिट्स परचेस करते जा रहे हैं, ठीक है। जब प्रोडक्ट का प्राइस है 4 रुपये, तो हमने 4 क्वांटिटीज डिमांड किया है। जब प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 2 रुपये, तो हमने 5 क्वांटिटीज डिमांड किया है। ये है गाइस डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अभी हम ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अभी हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब पूरा कंज्यूमर लोग मिलके अलग अलग प्राइस में कितना क्वांटिटीज परचेस करेंगे, कितना क्वांटिटी डिमांड करेंगे, वही बताता है मार्केट डिमांड शेड्यूल का, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड क्या। मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल कंज्यूमर। जितने भी कंज्यूमर है वो सभी कंज्यूमर कितना डिमांड करेंगे, कितना डिमांड करेंगे, वो सभी का टोटल हम वो बोलते हैं टोटल डिमांड, ठीक है। टोटल डिमांड मतलब वही है कि ये कंज्यूमर कितना डिमांड करेगा, ये कंज्यूमर कितना यूनिट्स डिमांड करेगा, ये कंज्यूमर कितना यूनिट्स का डिमांड करेगा, उस सभी का हम टोटल करते हैं, उसे ही बोलते हैं टोटल डिमांड, ठीक है। उस प्रोडक्ट का टोटल डिमांड कितना, टोटल कितना यूनिट्स बाय करना चाहते हैं सभी कंज्यूमर मिलके, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस, एक दिया हुआ प्राइस में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब ठीक है, ये था मार्केट डिमांड। अभी हम पढ़ते इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ tabular representation showing different quantities of commodity which all consumers, all उस इंडिविजुअल डिमांड के अंदर हमने क्या देखा था, विच इंडिविजुअल कंज्यूमर, इसके अंदर क्या मार्केट डिमांड शेड्यूल में ऑल कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू बाय एट वेरियस प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग प्राइस में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक गिवन हम टाइम पीरियड सेट करते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल, उस साल के अंदर एक गिवन उस टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस में पूरा का पूरा मार्केट, पूरा का पूरा कंज्यूमर कितना क्वांटिटीज परचेज करने के लिए तैयार है, ठीक है। टोटल मार्केट डिमांड मतलब वो हम जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है ना गाइस, उस एग्जांपल के अंडर में टोटल मार्केट डिमांड भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये कैसे ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समराइजेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट वेरियस प्राइसेस। इट इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पहला पहला क्या, जो हम जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है ये हमें कैसे मिलता, हॉरिजॉन्टल समराइजेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हम समराइज करते डिमांड को, ठीक है। एक अलग डिमांड ऑफ ऑल, जो डिमांड है सभी कंज्यूमर लोग अलग अलग प्राइस में कितना डिमांड करेंगे, वो हम हॉरिजॉन्टल समराइजेशन में मतलब वो हमें मिलता है जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है। और ये इंडिकेट करता है इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर रिलेशनशिप है गाइस, ठीक है, वो हमने ऊपर पढ़ा था। कैसे टाइप का रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर एक फैक्टर बढ़ा, एक फैक्टर मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिर जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिर जाएगी, अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी, वैसे इनवर्स रिलेशनशिप है गाइस। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा,
अगर एक घटा तो दूसरा बढ़ेगा, उसे हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं गाइस, ठीक है। ये है गाइस मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो ये है ना गाइस, इसे हम टोटल डिमांड बोलते हैं। टोटल डिमांड कैसे मिलता है हमें? कंज्यूमर ए कितना यूनिट, ठीक है। सबसे पहले हम मैं मार्केट डिमांड शेड्यूल के एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे ही तुम्हें टोटल डिमांड भी एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये है प्राइस एक्स का, एक्स प्रोडक्ट है गाइस। इसके बाद ये है कंज्यूमर ए, इसके अंदर बताते हैं पूरा कंज्यूमर ए कितना यूनिट डिमांड करेगा। ये है कंज्यूमर बी कितना यूनिट डिमांड करेगा। ये है कंज्यूमर सी, इधर बताएगा ये कितना यूनिट डिमांड करेगा। और इन तीनों का टोटल, कंज्यूमर ए कितना यूनिट इस प्राइस में कंज्यूमर ए कितना डिमांड करेगा, कंज्यूमर बी कितना डिमांड करेगा और कंज्यूमर सी कितना डिमांड करेगा। इन तीनों का टोटल मिला के, हाँ, इस तीनों का टोटल बोलते हैं टोटल मार्केट डिमांड, ठीक है। इस केस के अंदर ना गाइस मार्केट में सिर्फ तीन ही बायर लोग हैं, ठीक है। हम चाहिए तो और भी ले सकते हैं, पर जैसा बुक में एग्जांपल दिया है वैसे हमने लिया है गाइस, ठीक है। टोटल मार्केट डिमांड मतलब पूरा मार्केट में जितने भी कंज्यूमर लोग हैं, उन सभी वो सभी लोग कितना क्वांटिटीज डिमांड करना चाहते हैं, ठीक है। उस सभी का एडिशन करते हैं, एक एक कंज्यूमर का हम एडिशन करते हैं। ये कंज्यूमर इतना डिमांड कर रहा है, ठीक है, ये कंज्यूमर इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, प्लस और ये कंज्यूमर इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, उसका भी हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपये, तो कंज्यूमर है 5 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, ठीक है। 5 यूनिट्स बोल सकते हैं, 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। कंज्यूमर बी 10 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। कंज्यूमर सी 15 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। और इन तीनों का टोटल मार्केट डिमांड कितना है, पूरा मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, वो है 30, ठीक है। उसके बाद जब प्रोडक्ट का प्राइस हुआ 8, तो हम 10 क्वांटिटी, कंज्यूमर ए ने 10 क्वांटिटी डिमांड किया, कंज्यूमर बी ने 15 क्वांटिटी डिमांड किया, कंज्यूमर सी ने 20 क्वांटिटी डिमांड किया। और जो पूरे मार्केट डिमांड है इन तीनों का एडिशन वो है 45, ठीक है। जब प्रोडक्ट का प्राइस 6 रुपये हो गया, तो कंज्यूमर ए ने 15 क्वांटिटी डिमांड किया। जैसे प्राइस कम होते जाता है, वैसे हम क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जाता है। क्यों? उसके अंदर एक इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के ऊपर एक इनवर्स रिलेशनशिप है गाइस, ठीक है। जब प्राइस 6 रुपये है, तो कंज्यूमर ने 15 क्वांटिटी डिमांड किया। जब प्राइस हुआ, कंज्यूमर बी ने 20 क्वांटिटीज डिमांड किया। और कंज्यूमर सी ने 25 क्वांटिटीज डिमांड किया। और जो टोटल मार्केट डिमांड है वो है 60। जब प्राइस 4 रुपये हो गया, तो कंज्यूमर ए ने 20 क्वांटिटीज डिमांड करने लग गया। कंज्यूमर बी 25 क्वांटिटीज डिमांड करने लग गया। कंज्यूमर सी 30 क्वांटिटीज डिमांड करने लग गया। और जो पूरा मार्केट डिमांड है इन तीनों का एडिशन वो है 75। जब प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 2 रुपये, तो कंज्यूमर इन्हें 25 क्वांटिटीज डिमांड करने लग गया। और कंज्यूमर बी ने 30 क्वांटिटीज डिमांड करने लग गए। और कंज्यूमर सी ने 35 क्वांटिटी डिमांड करने लग गया। और इन तीनों का टोटल है वो है 90। ये है गाइस तुम्हारा मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। जब क्वेश्चन आए एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक्सप्लेन मार्केट डिमांड शेड्यूल, आपको ये टेबल ड्रॉ करके आना। अगर इंडिविजुअल पूछा तो आपको ये वाला टेबल ड्रॉ करके आने का है गाइस। अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल पूछा तो आपको ये वाला टेबल ड्रॉ करके आने का है। अभी हम देखते इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल है, ठीक है, उसका हम जो डिमांड शेड्यूल है ना गाइस, जो टेबल में जो हमने प्राइस और क्वांटिटी लिखा है ना, वो हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। उतना उतना ही है गाइस, ठीक है। वो हम क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है वही हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। इसका मतलब ये है हम ग्राफ के माध्यम से बताते हैं कि अलग अलग प्राइस में एक इंडिविजुअल कंज्यूमर
कितना क्वांटिटीज डिमांड करेगा अलग अलग प्राइस में, ठीक है। तो ये है गैस तुम्हारा डायग्राम गैस, ठीक है। ये है तुम्हारा डायग्राम। इसे मैं खुद ड्रॉ करके भी आपको अभी मैं दिखाऊंगा। जस्ट अ मिनट गाइस। ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा? तो गैस अभी मैं जो ग्राफ ड्रॉ करके बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेते, ठीक है। ये है गैस तुम्हारा वाई एक्सेस। वाई एक्सेस रिप्रेजेंट करता है प्राइस को, ठीक है। वाई एक्सेस मतलब प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स एक्सेस मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। ये हम केजीज में डिनोट करते हैं, ठीक है। जब प्रोडक्ट का प्राइस गैस, तुम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को रेफर करना, गैस, ठीक है। जो भी शेड्यूल में दिया है वही हम ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं। जब प्राइस 10 रुपये था तो एक इंडिविजुअल बायर ने कितना क्वांटिटीज डिमांड किया था? एक क्वांटिटीज डिमांड किया था, ठीक है। ये हमने एक ऐसा ग्राफ बनाने है, ठीक है। जब प्राइस हुआ 8 रुपये, तो जब प्राइस हुआ 8 रुपये, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ने दो क्वांटिटी डिमांड किया है गैस, ठीक है। जब प्राइस हुआ 6 रुपये, तो एक इंडिविजुअल बायर ने तीन क्वांटिटीज डिमांड किया गया है गैस, ठीक है। जब प्राइस हुआ 4 रुपये, तो जब प्राइस हुआ 4 रुपये, तो एक इंडिविजुअल बायर कंज्यूमर ने 4 यूनिट डिमांड किया गया है गैस, ठीक है। जब प्राइस हुआ 2 रुपये, एक इंडिविजुअल बायर ने एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ने 5 यूनिट डिमांड किया गया है, 5 यूनिट डिमांड किया है गैस, ठीक है। और आपको क्या करने का अभी ग्राफ में, ये आप इतना ड्रॉ करके छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। आपको और एक काम करना पड़ेगा जिससे कि ग्राफ कंप्लीट होता है। जिस पॉइंट में एक्स एक्सेस से ड्रॉ किया हुआ लाइन और वाई एक्सेस से ड्रॉ किया हुआ लाइन में जॉइंट होता है, मतलब टच करते हैं, तो उस पॉइंट को आपको मार्क करने का। ये जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये मतलब वाई एक्सेस से ड्रॉ किया हुआ लाइन ये, एक्स एक्सेस से ड्रॉ किया हुआ लाइन ये दोनों लाइन किधर मिलते हैं? इधर मिलते हैं। तो आपको एक पॉइंट ड्रॉ करने का, इधर आपको एक पॉइंट बना लेने का, इधर एक पॉइंट बना लेने का है। आपको अभी क्या करने का है, ये सारे पॉइंट्स को ना आपको अब ज्वाइन करने का है। ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको ज्वाइन कर देने का है। जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट जो ज्वाइन करके दिखाया है, जी ये जो आपका ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ना गाइस, इसे ही बोलते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। यही है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व मतलब जो पूरा ग्राफ है वो ग्राफ कैसा है उसका एक समरी दे देता है डिमांड कर्व मतलब, ठीक है। यही है गाइस डिमांड कर्व। आप सीख गए होंगे अभी कि डिमांड कर्व भी कैसे ड्रॉ किया गया जाता है, ठीक है। ये है गाइस डिमांड कर्व, ठीक है। हम इसी कर्व के रूप से हम बता रहे कि इस पॉइंट में इतना क्वांटिटी डिमांड किया गया है, इस प्राइस में इतना क्वांटिटी हमने डिमांड किया गया है। ये है गाइस डिमांड कर्व, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड कर्व में, मार्केट डिमांड कर्व में, ठीक है। जस्ट मिनट गाइस। हाँ ये है गाइस मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व वही है गाइस, हॉरिजॉन्टल समराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जनरली graphically market demand curve is a horizontal summarization of individual demand curve। जो सभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है उसका हम एक समरी बना लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये जो मार्केट डिमांड कर्व है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल के ऊपर का, ठीक है। अभी हम फिर से ग्राफ बना लेते हैं गाइस, ठीक है। आप जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है गाइस वो रेफर करना। जो भी हो उसमें हमने नंबर्स दिया है, प्राइस इतना हो, क्वांटिटी डिमांडेड उतना हो, वो हम ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। जस्ट मिनट गाइस।
ये है गाइस तुम्हारा वाई एक्सेस जो कि प्राइस को डिनोट करता है। ये है गाइस तुम्हारा एक्स एक्सेस जो कि तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड रेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट का प्राइस जस्ट था, पूरा मार्केट ने 25 यूनिट्स डिमांड किया गया था गाइस, ठीक है। 25 इधर आता है गाइस, ठीक है। पूरा मार्केट ने 25 यूनिट्स डिमांड किया था जब प्राइस 10 रुपये था। जब प्राइस 8 रुपये था तो पूरा मार्केट ने 45 यूनिट्स डिमांड किया था गाइस, ठीक है। 45 है कितना गाइस, 45 तो नहीं लगा, ठीक है, जितना भी हो, ठीक है। जब प्राइस हुआ 6 रुपये तो पूरा मार्केट ने मिलके 60 यूनिट्स डिमांड किया था गाइस, ठीक है। जब प्राइस हुआ 4 रुपये तो पूरा मार्केट ने मिलके 80 यूनिट्स तक डिमांड किया था गाइस, ठीक है। कितने, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं अब देखता हूँ कितना यूनिट्स। ये जो ग्राफ के साथ है ना, डिमांड शेड्यूल भी अटैच करना चाहिए था, हमने वो नहीं किया। लोड हो जा भाई, लोड हो जा। हाँ, 60 है, 75, 190, ओके। हाँ, जब प्राइस 2 रुपये था, जब प्राइस 2 रुपये था तो पूरा मार्केट ने मिलके 90 यूनिट्स डिमांड किया था गाइस, ठीक है। अरे भाई, जब प्राइस 2 रुपये हो गया, जब प्राइस 2 रुपये है तो पूरा मार्केट ने मिलके कितना 90 यूनिट्स डिमांड किया है गाइस, ठीक है। तो अभी आपको वही काम करने का है। ये पूरा तुमने ग्राफ में प्लॉट किया है। अभी इसमें से आपको बनाना पड़ेगा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसे बनाना, जिस लाइन में एक्स एक्सेस से ड्रॉ किया हुआ लाइन और वाई एक्सेस से ड्रॉ किया हुआ लाइन ज्वाइन होते हैं, टच करते हैं, उस पॉइंट को आपको मतलब ऐसा आपको एक पॉइंट बना लेने का है गाइस, ठीक है। आपको ऐसा पॉइंट बना लेने का, और जो भी हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया है वो सभी पॉइंट को आपको जोड़ते हुए जाने का है। ये है गाइस डिमांड कर्व, ठीक है। ये डिमांड कर्व कैसा है, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड, लेफ्ट, ये है, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड फेसिंग कर रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड फेसिंग क्यों है, क्यों, क्योंकि इसके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर एक इनवर्स रिलेशनशिप है गाइस, ठीक है। अगर आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन है, डिमांड कर्व हमेशा क्यों लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है गाइस, ठीक है। ये बता देगा गाइस, ठीक है। जो जो तुम्हारा डी स्लोप है, जो डिमांड मार्केट डिमांड कर्व है, जो हमने ये ब्लू कलर का कर्व बनाया ना गाइस, इसे उन्होंने डी डी बोल के नाम दे दिया है गाइस, देखिए डी डी। ये कैसा है, डाउनवर्ड से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेकर राइट तक डाउनवर्ड स्लोपिंग करते जा रहा है। ये इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। यही था गाइस यही था गाइस तुम्हारा डिमांड रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल और हमने पढ़ा था डिमांड कर्व, ठीक है। अभी हम पढ़ते रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जो तुम्हारा डिमांड कर्व है ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्यों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसके अंदर 5 रीजन्स है guys, ठीक है। कौन से रीजन है, सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तुम्हें थोड़ा समझने में डिफिकल्ट रहेगा, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो मैंने आपको इधर लिखवाया है वो ही आप एग्जाम में जाके ऐसा लिख के आ जाना guys, ठीक है। जब ज़्यादा क्वांटिटीज हम डिमांड करते हैं, ठीक है, सॉरी, जब क्वांटिटी बढ़ता है तो हमें उसमें से, आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी तो पढ़ा ही होगा guys, ठीक है। जितना तुम ज़्यादा कंज्यूम करते जाते होंगे उतना ही तुम्हें उससे आने वाला सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटीज है तो हमें जितना क्वांटिटी बढ़ते जाता है तो उतना ही हमें सेटिस्फेक्शन भी कम होते जाता है।
तो उस केस में क्या है, उस केस में ना हम ज़्यादा बाय करते एट लो प्राइस में, हमें सेटिस्फेक्शन तो कम मिल रहा है, हम ज़्यादा तभी बाय करेंगे जब प्राइस कम हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है ना गाइस। अगर हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा होता तो हम महंगे प्राइस में भी खरीद सकते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा क्वांटिटी तभी बाय करेंगे जब, हाँ, प्राइस उसका कम हुआ हो, तभी हम ज़्यादा क्वांटिटीज बाय करने वाले हैं। ये होता है गाइस तुम्हारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इनकम इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट मतलब जब प्राइस गिरता है, लोगों का परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसके वजह से ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है। इसका इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। परचेसिंग पावर, बाइंग पावर इंक्रीज होना मतलब पहले मैं एक क्वांटिटी परचेस कर पा रहा था, अभी मैं दो क्वांटिटी परचेस कर पा रहा हूँ। इसका यही है, पहले एक क्वांटिटी परचेस कर पा रहा था, अभी मैं दो क्वांटिटी परचेस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब यही है, मैंने क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करने लगा है। इसे बोलते हैं बाइंग पावर इंक्रीज। जो मेरे को बाय करने की पावर है, बाय करने की क्षमता है, वो मेरा बढ़ गया है। किस वजह से बढ़ गया है? प्राइस फॉल होने की वजह से। इसके एग्जांपल है गाइस, जब एक प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपये, तो मैं तब एक यूनिट परचेस करता था जब प्राइस हुआ 100 रुपये। जब प्रोडक्ट का प्राइस हुआ 50 रुपये, तो मैंने 2 यूनिट्स परचेस करना चालू हो गया, ठीक है। जब प्रोडक्ट का प्राइस 50 हुआ ना गाइस, प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ, तो अब मैं 2 यूनिट्स परचेस करने लग गया। इसे हम बोलते हमारा बाइंग पावर इंक्रीज हो गया, और हम इसके वजह से जो उस प्रोडक्ट का डिमांड है वो भी बढ़ जाता है। ये है गाइस तुम्हारा सेकंड रीजन। थर्ड रीजन क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है, लोग ना उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? कोलगेट और पेप्सोडेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स है गाइस। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो वो गुड्स जो जो तुम इसके बदले में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके एग्जांपल है कोलगेट और पेप्सोडेंट। अगर पेप्सोडेंट नहीं है तो तुम कोलगेट इस्तेमाल कर सकते हो, अगर कोलगेट नहीं है तो तुम पेप्सोडेंट इस्तेमाल कर सकते हो। जब जब कोलगेट का प्राइस बढ़ता है, तो हम सभी लोग पेप्सोडेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस कोलगेट महंगा मिल रहा है पर पेप्सोडेंट तो सस्ता मिल रहा है, तो हम पेप्सोडेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो पेप्सोडेंट का डिमांड है वो बढ़ जाता है। ये भी एक रीज़न है गाइस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रीज़न क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है? मल्टीपर्पज यूज। जो चीप गुड्स है ना गाइस, जो चीप गुड्स वगैरह कौन सा भी गुड्स हो, वो हमें ज़्यादा पर्पज़ करे हम यूज़ कर पाएंगे। उसके बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी चीप भी है, और इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत ज़्यादा पर्पस करे यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि हमारा फ़ोन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रहा है, जो तुम्हारा लैपटॉप है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रहा है। इसके वजह से उस प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसका फिफ्थ पॉइंट है न्यू कंज्यूमर। जब प्राइस कम हो जाता है, तो मोर पीपल कैन अफोर्ड एंड डिमांड इंक्रीजेस। जब प्राइस गिर जाता है ना गाइस, और भी लोग ऑफर करने लग जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल दूँ ना गाइस, जब आईफोन का प्राइस घट जाता है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो जिनके पास पैसा वगैरह भी नहीं है आईफोन खरीदने के लिए, जब प्राइस गिर जाता है, तब वो लोग परचेज करते हैं आईफोन। उस केस में आईफोन का डिमांड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये था गाइस तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। सब पहला रीजन क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा है इनकम इफेक्ट। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चौथा है मल्टीपर्पज यूज। और पांचवा है न्यू कंज्यूमर, ठीक है। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कितने प्रकार होते हैं? डिमांड के ना में बेसिकली 5 प्रकार होते हैं गाइस, ठीक है। पहला है डायरेक्ट डिमांड। ये डायरेक्ट डिमांड मतलब डिमांड फॉर गुड्स यूज डायरेक्टली बाय कंज्यूमर। ये उन गुड्स का डिमांड है, ठीक है। ये उस गुड्स का डिमांड है जो गुड्स हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोथ हो गया, कपड़ा हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। ये उस गुड्स का डिमांड है जो हम डायरेक्टली कंज्यूमर लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका ही नाम है डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं।
इनडायरेक्ट डिमांड मतलब डिमांड फॉर गुड्स, उस गुड्स का डिमांड जो यूज होता है प्रोडक्शन के लिए, जो गुड्स प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, उस गुड्स का डिमांड के लिए, उस गुड्स को जब हम डिमांड करते हैं, उस गुड्स का डिमांड को ही हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड या तो डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। लेबल, लेबल इन फैक्ट्री, ये भी एक डिमांड है गाइस, ठीक है। उसके बाद जॉइंट, जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड मतलब डिमांड फॉर गुड्स वेल टू गुड्स, दो गुड्स हम साथ में नीडेड टूगेदर, डिमांड फॉर गुड्स वेल टू गुड्स नीडेड टूगेदर। इसका एग्जांपल है कार और पेट्रोल, ठीक है। कार का डिमांड और पेट्रोल का डिमांड हम बोल सकते हैं जॉइंट डिमांड या तो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, ठीक है। अगर हमें कार यूज़ करना है तो हमें पेट्रोल तो चाहिए होगा, एक मतलब इसका मतलब ये है जॉइंट डिमांड मतलब एक एक प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए हमें दूसरा भी प्रोडक्ट लगता है, ठीक है। अगर आपको कार को यूज़ करना है तो आपको पेट्रोल तो लगता ही होगा, अगर आपको पेट्रोल यूज़ करना है तो आपको कार तो लगता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड मतलब डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड फॉर वन गुड्स जो एक गुड्स है यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज यूजेस। कंपोजिट डिमांड मतलब उस गुड्स का डिमांड जो एक गुड से जो ज़्यादा, वो एक गुड्स ज़्यादा पर्पज के लिए हम यूज़ कर पाएंगे, मल्टीपर्पज यूज है, उस एक गुड्स का ज़्यादा पर्पज ऐसे, उस गुड्स का डिमांड को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को डिमांड करते हैं तो उसे उस डिमांड को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव, ठीक है, नाम से पता चल रहा है गाइस, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, वन कैन रिप्लेस अनदर, ठीक है। इसका एग्जांपल है टी और कॉफ़ी, ठीक है। टी और कॉफ़ी का डिमांड के लिए हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड, ठीक है। अगर टी नहीं मिला तो आप कॉफ़ी ले सकते हो, अगर कॉफ़ी नहीं मिला तो आप टी ले सकते हो, ठीक है। ये था गाइस तुम्हारा टाइप्स ऑफ डिमांड। पहला क्या है डायरेक्ट डिमांड, दूसरा है इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड, तीसरा है जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, चौथा है कॉम्पोजिट डिमांड, पांचवा है कॉम्पिटिटिव डिमांड। अभी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब किस किस फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ डिमांड, किस किस फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होता है, वो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना गाइस, वही हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना गाइस, ये पूरा का पूरा फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स की वजह से अगर ये चेंज हुआ तो डिमांड भी चेंज होता है गाइस, ठीक है। डिटरमिनेंट्स मतलब फैक्टर्स, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड भी चेंज होता है, अगर प्राइस बढ़ गया तो उस प्रोडक्ट का डिमांड घट जाएगा और वाइसा वर्सा मतलब इसका उल्टा, अगर प्राइस गिर गया तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम, नेक्स्ट फैक्टर इनकम, जब इनकम बढ़ता है, लोगों का इनकम बढ़ता है तो उनके पास पैसा आ जाता है, उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो वो ज़्यादा पैसे से क्या करते हैं ज़्यादा यूनिट्स परचेज करते हैं, जिसका वजह से डिमांड बढ़ जाता है और वैसा वैसा, ठीक है। अगर इनकम कम हो गया, लोग का इनकम कम हो गया तो उस प्रोडक्ट का डिमांड भी कम हो जाता है। प्राइस ऑफ सब्सिड्यूट गुड्स, अगर चीपर अल्टरनेटिव तुम्हें मिलेगा, सब्सिड्यूट गुड्स मतलब कॉम्पिटिटिव गुड्स, एक गुड्स के बदले में तुम दूसरा गुड्स यूज़ कर पाते हो। अगर एक गुड्स का प्राइस महंगा हो गया तो तुम दूसरा गुड्स परचेज करो जो उसका अल्टरनेटिव गुड्स है, ठीक है, वो सस्ते में मिल रहा है तो तुम वो यूज़ करते हो, तो उसका जो डिमांड है, जो सस्ते में गुड्स मिल रहा है उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उसका ही उल्टा, ठीक है। अगर हमारा गुड्स का प्राइस कम हो गया तो ज़्यादातर जो सब्सिडी गुड्स है, जो हमारा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट गुड्स है, उस प्रोडक्ट का डिमांड भी हम ले लेंगे। इसका एग्जांपल है कोलगेट और पेप्सोडेंट, ठीक है। अगर कोलगेट सस्ता हो गया, जो पेप्सोडेंट यूज़ करने वाले लोग हैं वो भी कोलगेट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी वजह से कोलगेट का डिमांड है वो भी बढ़ जाता है गैस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपको एक गुड्स को चलाने के लिए, एक गुड्स को यूज़ करने के लिए दूसरा भी और एक गुड्स लगता है, वो और एक गुड्स लगता है। अगर रिलेटेड प्रोडक्ट अगर कॉस्टली हो गया
तो डिमांड फॉल हो जाता। अगर पेट्रोल का महंगा होने लग गया तो पेट्रोल का डिमांड भी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस अगर पेट्रोल का यूज़ करना, गाड़ी का यूज़ करना, अगर पेट्रोल का यूज़ करना तो हमें गाड़ी चाहिए होगा। अगर गाड़ी महंगा मिलने लग गया तो पेट्रोल तो हम यूज़ ही नहीं करने वाले बिना गाड़ी के, तो पेट्रोल का भी डिमांड गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर कैसा है? अगर नेसेसिटी प्रोडक्ट है वो ऑलवेज डिमांड में है। नेसेसिटी प्रोडक्ट का भी, नेसेसिटी प्रोडक्ट है ना गाइस, उसका डिमांड ना इतना आसानी से चेंज नहीं होता। ठीक है, प्राइस कितना भी होने दो, नेसेसिटी प्रोडक्ट है ना गाइस, उसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, वो प्रोडक्ट का ना हमेशा डिमांड होता ही होता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन। अगर ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा हम डिमांड कर सकते हैं। गैस ये जो इकोनॉमिक्स है ना गैस, जो तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसे ना हम बिजनेस मैनेजमेंट में वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, बिजनेस में वगैरह। ठीक है, ये भी जो तुम फैक्टर्स पढ़ रहे हो ना गैस, ये जो हम प्रोडक्ट लॉन्च किए, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं बता दो? आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है गैस। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? जो हम बिजनेस वगैरह हम जब हम फ्यूचर में करेंगे, तो हमें ना, अगर हमने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट का डिमांड कैसे कैसे चेंज होता है, ये हम कैसे चेंज होता है, ये है इस फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होता है। ठीक है, इसकी वजह से हम ये वाला फैक्टर्स वगैरह पढ़ते हैं गाइस। ठीक है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर ज़्यादा लोग हैं, तो ऑफकोर्स ज़्यादा डिमांड होगा। क्यों? क्योंकि परचेस करने वाले लोग ज़्यादा है ना गाइस। ठीक है, अगर कम लोग हैं तो कम डिमांड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अगर फ्यूचर में लग रहा है कि प्राइस बढ़ जाएगा, तो आज हम ज़्यादा परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि आज सस्ते में मिल रहा है ना गैस, आज हमें सस्ते में मिल रहा है ना। फ्यूचर में वो बढ़ेगा। फ्यूचर में जब प्राइस महंगा होगा, तब हम परचेस नहीं करेंगे। तो आज ही हम उस प्रोडक्ट को हम सस्ते में परचेस करके रखते हैं गैस। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट, एडवर्टाइजमेंट फैक्टर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ना इंक्रीज करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर का इंटरेस्ट। ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर का इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप करता है। ठीक है, लोगों को सब अवेयरनेस करता है कि ये देखो, ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट बढ़ जाता है लोगों के ऊपर। ठीक है, और उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट एंड फैशन। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस लाइक्स मोर और लेस डिमांड। ठीक है, जो टेस्ट है, टेस्ट एंड फैशन मतलब जो गुड्स अभी फैशन में है, उस गुड्स का डिमांड अब ज़्यादा होगा। जो गुड्स अभी फैशन में नहीं है, वो गुड्स का डिमांड कम होगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट टैक्सेशन इफेक्ट, टैक्सेशन फैक्टर। अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स हुआ, तो उसका ऑफकोर्स प्राइस भी बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी घटेगा, और वैसा वैसा। ठीक है, ये था गाइस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला फैक्टर क्या है? प्राइस। दूसरा क्या है? इनकम। तीसरा क्या है? सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। चौथा क्या है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पांचवा क्या है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। सिक्स पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन क्या है। सेवन पॉइंट क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। आठवां पॉइंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट। नाइन्थ पॉइंट क्या है? टेस्ट एंड फैशन। और 10वां पॉइंट क्या है? टैक्सेशन। ठीक है, ये था गाइस तुम्हारा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये तुम्हें 10 मार्क के लिए, सॉरी 8 मार्क के लिए भी आ सकता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी ये लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड के ऊपर एक लॉ है। वो लॉ क्या बोलता है? ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ये दिया गया है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ दिया है हमें, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में बताया है एल्फ्रेड मार्शल ने। किस में दिया है? इन द बुक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन द ईयर 1980। ये एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब जो फंक्शन का मतलब फंक्शनल है। ठीक है, जो काम करता है। ठीक है, वो जो रिलेशनशिप काम करता है। ठीक है,
ये लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है गाइस, ठीक है। अभी हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जो स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो बाकी चीज़ है वो सब एक साइड में, ठीक है, बाकी चीज़ें वो सब एक साइड में, और वो सभी चीज़ें जो अडल्टिंग बिंग कांस्टेंट है ना, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अडल्टिंग बिंग्स इक्वल मतलब बाकी सब चीज़ वगैरह इक्वल है, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं है। हायर द प्राइस, स्मॉलर द क्वांटिटी इज डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। जो बाकी सब चीज़ है, जो बाकी सब फैक्टर्स है, डिमांड किस किस के वजह से बढ़ता है, हमने फैक्टर्स ऑफ, हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था। प्राइस को छोड़ के बाकी सब फैक्टर्स हो गए कांस्टेंट है, उसके अंदर कुछ चाहिए है, उसके वो बाकी सब फैक्टर्स इक्वल है, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं है। जब प्राइस बढ़ता है, उस एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, तो हम स्मॉलर क्वांटिटी डिमांड करते हैं, हम कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं, और वाइस वर्सा। जब प्राइस कम हो जाता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं। दस, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्यूडी। क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। सिंबॉलिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? डी एक्स, डी मतलब डिमांड, एक्स मतलब प्रोडक्ट का नाम, एफ मतलब फंक्शन, ठीक है, और पी मतलब प्राइस, और एक्स मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। जो डिमांड है वो फंक्शन है, वो डिमांड डिमांड जो डिपेंड है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड है। प्राइस कैसा फंक्शन करता है, वैसे ही डिमांड भी फंक्शन करेगा, ठीक है। ये था गाइस तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ लॉ। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अडल्ट थिंग्स बीइंग इक्वल, जो बाकी सब चीज़ें वो सब इक्वल। जब प्राइस बढ़ेगा तो हम कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे, जब प्राइस कम होएगा तो हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करने वहाँ करते हैं, ठीक है। जो ये लॉ ऑफ डिमांड है ना भाई, ये थोड़ा एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। एजम्पशन मतलब जो हमने अडल्टिंग बिंग कॉन्स्टेंट पढ़ा था ना गाइस, वही एजम्पशन, हम कुछ चीज़ें एज्यूम करते चलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करने के लिए। पहला, कांस्टेंट इनकम, इनकम में कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। अगर इनकम में कुछ चेंज हुआ तो डिमांड में भी कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन में कुछ चेंज नहीं है, अगर पॉपुलेशन ऊपर नीचे हुआ तो डिमांड में भी चेंज आएगा, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उसका भी प्राइस सेम है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका भी प्राइस कांस्टेंट है, उसके अंदर मतलब एक ही है, ठीक है। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज, हमें ऐसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि फ्यूचर में कभी प्राइस घटेगा कम होगा। कांस्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। कांस्टेंट मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब उसमें कुछ चेंज हो गए नहीं आएगा, ठीक है गाइस। ये था गाइस तुम्हारा एजम्पशन, अडल्टिंग बीइंग्स इक्वल, ठीक है। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का भी ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है गाइस, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। इसके अंदर ना गाइस कितना पॉइंट है, 6 पॉइंट्स है गाइस लॉ ऑफ डिमांड में। जस्ट अ मिनट गाइस। तो अभी हम पढ़ते हैं गाइस एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ना गाइस सभी जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, उसका भी कुछ एक्सेप्शंस है। सबसे पहला है गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स ये बोलता है कि जो पुअर पीपल लोग हैं ना, वो ज़्यादा बाय करेंगे चीप गुड्स को, व्हेन प्राइस राइसेस दे कांट अफोर्ड बेटर। उसका मतलब ये है, जो गरीब लोग हैं ना, वो हमेशा चीप गुड्स ही परचेस करते रहेंगे, ठीक है। जब एक प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, घट गया, तो वो उससे अच्छा क्वालिटी का क्या बोलते अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ता है। इस केस में कैसे, इसका मतलब ये है कि जो पुअर लोग हैं ना, वो ज़्यादा चीप गुड्स है ना, वो ज़्यादा ही परचेस करेंगे अगर उसका प्राइस भी बढ़ गया है हो तो। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना इस पुअर लोगों के लिए। अगर वो चीप गुड्स छोड़ के उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो बाकी प्रोडक्ट है वो उस चीप गुड से भी महंगा है, क्योंकि उससे भी महंगा है,
जितना का चीप गुड्स का प्राइस बढ़ा उससे भी महंगा है गैस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स में क्या बोलता है, रिच पीपल बाय कॉस्टली गुड्स फॉर शो ऑफ, ठीक है। यही प्रेस्टीज गुड्स मतलब कॉस्टली गुड्स, ठीक है। जो अमीर लोग वगैरह होते हैं ना गाइस, वो कॉस्टली गुड्स का परचेस करते हैं बस दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। उस केस में क्या होता है, जब प्राइस फॉल होता है तो वो परचेस नहीं करेंगे, ठीक है। जब वो कॉस्टली गुड्स का प्राइस गिर जाएगा, वो कॉस्टली नहीं होगा, तो वो शो ऑफ नहीं कर पाएंगे कि ये महंगा, देखो मैं कितना अमीर हूँ, मैंने इतना महंगा प्रोडक्ट परचेस किया। वो शो ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसका वजह से ना आईफोन का जो डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में आता है। क्यों? आईफोन का डिमांड है ना, आईफोन है ना स्टार्टिंग में बहुत महंगे में मिलता है। तब लोग शो ऑफ करने के लिए, प्रेस्टीज गुड्स शो ऑफ करने के लिए वो आईफोन कॉस्टली में परचेज करते हैं। जब प्राइस गिर जाता है तो उसका डिमांड भी इतना नहीं होता है कैश, ठीक है। ये भी लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है, ठीक है। जब कॉस्टली गुड्स का प्राइस बढ़ेगा उतना ही उसका डिमांड भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। पीपल थिंक दैट price will rise, so they buy more now if price is speculation मतलब कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, मुझे बस लग रहा है फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ेगा, तो आज मैं वो प्रोडक्ट ज़्यादा ही परचेस करूँगा, महंगे में भी मैं ज़्यादा ही परचेस करूँगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बस लग रहा है, फ्यूचर में होने वाला तो नहीं है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा। फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ गया तो आज ही मैं ज़्यादा क्वांटिटीज बाय करूँगा। नेक्स्ट है गाइस प्राइस इल्यूजन। पीपल थिंक दैट कॉस्टलियर आइटम्स आर बेटर। जो लोगों का माइंडसेट होता है कि जो महंगा गुड्स है वो मतलब अच्छा होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है। हाई प्राइस इज इक्वल टू गुड क्वालिटी, ठीक है। इसके वजह से जब प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड भी बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस, ठीक है। पीपल डू नॉट नो एक्चुअल प्राइसेस एंड सो दे इवन बाय एट हाई प्राइसेस। लोगों को ना इस प्रोडक्ट का एक्चुअल में क्या प्राइस है वो पता ही नहीं है, तो वो गुड्स है ना महंगे में परचेस करते हैं, ठीक है। अ, इसका मतलब है जब फॉरेनर लोग वगैरह इंडिया में आते हैं ना गाइस, ठीक है। फॉरेन इसका एग्जांपल ये, जब फॉरेनर लोग इंडिया में आते हैं ना गाइस, वो जो सेलर लोग हैं वो क्या करते हैं, उन्हें लूटते हैं ज़्यादा प्राइस में बेच के। क्यों? क्योंकि उन्हें जो बायर है वो इग्नोर कर देते, उन्हें पता ही नहीं है इस प्रोडक्ट का एक्चुअल में प्राइस कितना है। तो सेलर उन्हें उल्लू बना के उन्हें हाई प्राइस में बेच देता है। और जो कंज्यूमर है वो भी क्या करे, उसे तो प्राइस, इसका एक्चुअल प्राइस तो मालूम ही नहीं है, तो ये हाई प्राइस में भी परचेज कर देता है। नेक्स्ट है गाइस हैबिचुअल गुड्स। Daily habits like tea, coffee, cigarettes are bought even if price rises। जो हैबिचुअल गुड्स है ना गाइस, उसका हैबिट ना हमें हर बार रहता ही है। तो जिस गुड्स का हमें हैबिट लग गया, जिस गुड्स हमें मतलब ऐसा लग गया कि ये गुड्स के बिना जो गुड्स हमें नेसेसिटी में आ गया, तो वो गुड्स का ना गाइस प्राइस बढ़ भी गया तो भी हम वो परचेस करते ही रहेंगे, ठीक है। अगर सिगरेट अल्कोहल वगैरह महंगा भी हो गया तो भी लोग ना परचेस करते रहेंगे, तभी भी उसका डिमांड गिरेगा नहीं, ठीक है। ये था गाइस एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। पहला क्या है गिफन पैराडॉक्स, दूसरा क्या है प्रेस्टिजियस गुड्स, तीसरा क्या है स्पेकुलेशन, चौथा क्या है प्राइस इल्यूजन, पांचवा क्या है इग्नोरेंस, सिक्स क्या है हैबिचुअल गुड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाइस वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड मतलब क्या है गाइस, ठीक है। वेरिएशन इन डिमांड मतलब, वेरिएशन इन डिमांड रेफर टू change in quantity demanded due to change in change in the price of commodity alone। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, जो बाकी फैक्टर्स है वो सब कांस्टेंट। इसका मतलब ये है क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज आना है। किसके किसके वजह से चेंज आया? प्राइस के वजह से चेंज आया। प्राइस एक ही फैक्टर, उस प्राइस के वजह से ही चेंज आया। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, किसकी वजह से चेंज आया है?
प्राइस की वजह से चेंज आया, और जो बाकी फैक्टर्स वगैरह है वो कांस्टेंट है, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं है। उसको ही हम बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड हम तब बोलते हैं जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया क्योंकि प्राइस में भी चेंज हुआ है, और जो बाकी फैक्टर वगैरह है ना गाइस, वो सब कांस्टेंट है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के दो प्रकार है गाइस, ठीक है। पहला है एक्सपांशन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। पहला है एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब एक्सपांशन रेफर टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, किसका वजह से बढ़ता है? ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, हम एक प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे, इसका मतलब ही क्वांटिटी डिमांडेड है। जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, किसका वजह से बढ़ता है? प्राइस गिरने से, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। इस केस में क्या होता है, डिमांड डिमांड कर्व में से मूवमेंट्स कुछ नहीं आता, सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट आता है। इसका मैं डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन आए एक्सप्लेन वेरिएशन इन डिमांड, तो वेरिएशन इन डिमांड मतलब क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपांशन इन डिमांड एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका मीनिंग। उसके बाद एक्सपांशन इन डिमांड में डिमांड कर्व कैसा होता है, ठीक है, डिमांड कर्व किधर जाता है, वो भी आपको एक्सप्लेन करने का है। एक्सपांशन इन इस एक्सपांशन इन डिमांड में डिमांड कर्व सेम ही होता है, उसके इसमें डिमांड कर्व में कुछ चेंज नहीं आता, ठीक है। ये पहले पहले प्राइस ये टाइगर्स, ठीक है। पहले ये प्राइस था तो हमने इतना क्वांटिटीज डिमांड करने लग गए। अभी प्राइस घट गया तो हम ज़्यादा क्वांटिटीज परचेस करेंगे, तो क्वांटिटी डिमांड रेट भी बढ़ गया। तो इस केस में क्या है कि डिमांड कर्व पहले ये इडल था, तो डिमांड कर्व में कुछ चेंज नहीं आएगा इस, ठीक है। डिमांड कर्व जैसा है वैसा ही है। डिमांड कर्व ना ही इधर गया, ना ही डिमांड कर्व इधर आया है, ठीक है। डिमांड कर्व जैसा है वैसा ही है, डिमांड कर्व में कुछ चेंज नहीं आया। किधर गए guys? Just a minute guys, just a minute। ये क्या हो गया guys? अरे रे, आजा भैया आजा आजा। आना आने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन प्राइस। जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से कम हो जाता है? प्राइस राइज होने से। जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होता है, इसी को ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और इस केस में जो बाकी फैक्टर्स वगैरह वो सब कांस्टेंट होते हैं, और डिमांड कर्व में ना जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड हो जाता है, ठीक है। अपवर्ड डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, डिमांड कर्व जिधर है वैसे उधर ही होता है, बस डिमांड कर्व पहले नीचे था अभी ऊपर हो जाता है। इस केस में डिमांड कर्व क्या है पहले, इस केस में डिमांड कर्व है ना गाइस, वो पहले ऊपर था, तो इस केस में नीचे आ गया डिमांड कर्व। इस केस में क्या होगा गाइस, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस, ठीक है, कैसे। पहले डिमांड कर्व इडल था, ठीक है, ये डिमांड कर्व पहले इडल था। ये जब प्राइस इतना था तो हमने इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस बढ़ गया तो हम इतना क्वांटिटी डिमांड करने लग गए। पहले जब ये प्राइस ये था तो हमने ये डिमांड कर्व था, अभी प्राइस बढ़ बढ़ के इतना हो गया, तो ये है वो डिमांड कर्व का, ठीक है। डिमांड कर्व में कुछ चेंज नहीं आता, डिमांड कर्व जहाँ है वहाँ ही होता है, बस डिमांड कर्व थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। डिमांड कर्व जहाँ है वहाँ ही होता है, बस थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है वेर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में। नेक्स्ट है चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड मतलब चेंजेस इन डिमांड रेफर टू इंक्रीज और डिक्रीज, जिसे हम चेंज बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू changes in factors other than price।
डिमांड बहुत ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। प्राइस प्राइस के प्राइस छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हुआ, उसे हम बोलते हैं इंक्रीज और चेंजेस इन डिमांड। प्राइस को छोड़ के बाकी जो भी फैक्टर से डिमांड चेंज हुआ, डिमांड बढ़ गया, डिमांड घट गया, उसे हम बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? पहला है इनकम, दूसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गया, प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स हो गया, ठीक है, सब्सिडी गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जो वेट ठीक है, ये वेरिएशन नहीं है, चेंजेस है guys, ठीक है। जो देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड में भी दो तरीका है, पहला है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। जो मीनिंग है वही मीनिंग है guys, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ना, डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड घटना, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। फेवरेबल चेंजेस मतलब जिस जिस चेंजेस से हमें कुछ फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से हाँ, जिसकी वजह से हमें कुछ डिमांड मिल रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है। और जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस में कुछ चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। जो बाकी फैक्टर्स है प्राइस को छोड़ के, उसे हम चेंज इन डिमांड। अगर बाकी फैक्टर से बाकी फैक्टर्स से डिमांड चेंज हो, उसे हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। जब बाकी फैक्टर्स फेवरेबल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, बाकी फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर में जो फेवरेबल चेंज हुआ, उसके वजह से जब डिमांड बढ़ता है, उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। इस केस में ना गाइस, डिमांड कर्व होना हो जाता है ना, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। डिमांड कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, कैसे गाइस? पहले प्राइस प्राइस इतना ही है, ठीक है, पहले इतना क्वांटिटी हम डिमांड करते थे, अभी प्राइस तो उतना ही है, तो हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। बस क्या है, ऑर्डर फैक्टर में चेंज आए थे, जिसकी वजह से क्वांटिटी इतना हम डिमांड करने लग गए थे। पहले ये था कि डिमांड कर्व, अभी जो डिमांड कर्व है ये हो जाएगा डिमांड कर्व। पहले ये ए था डिमांड कर्व, अभी ये बी हो चुका है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू fall in demand fall in demand due to favorable changes in other factor favorable changes in other factor while price remains constant। जब प्राइस गिर जाता, सॉरी, जब डिमांड गिर जाता है, डिमांड किसकी वजह से गिर जाता है? अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। जो चेंजेस हमें फायदेमंद के लिए नहीं है, उस चेंजेस की वजह, वो जो चेंज है वो अदर फैक्टर में आ गया, उसकी वजह से जो हमारा प्राइस है वो गिर गया, और उसका वजह से जो हमारा डिमांड गिर गया, उसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इस केस में प्राइस कांस्टेंट होता है गाइस, ठीक है। जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। मैं फिर से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। सबसे पहले ये है गाइस प्राइस, ठीक है। पहले इस प्राइस में मैं इतना क्वांटिटी डिमांड करता था, अभी अनफेवरेबल चेंज हो गया, ठीक है, अदर फैक्टर में अनफेवरेबल चेंज आ गया है, जिसके वजह से मैं क्वांटिटी इतना डिमांड करने लग जाऊंगा। तो डिमांड कर्व पहले इधर था, अभी डिमांड कर्व इधर हो जाता है। डिमांड कर्व पहले राइट साइड में था, अभी डिमांड कर्व लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये था गाइस तुम्हारा चेंजेस इन डिमांड। इसके अंदर हमने देखा था इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये था गाइस तुम्हारा चैप्टर का रिवीजन, चैप्टर नंबर 3A का रिवीजन। अभी हम इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस, ठीक है। सिस्टम पे गाइस, तो चलो गाइस हम अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है गाइस तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द स्टेटमेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला इसके अंदर पहला क्वेश्चन है,
the relationship between demand for a goods and price of its substitutes goods. डिमांड फॉर गुड्स, रिलेशनशिप क्या है? डिमांड फॉर उस गुड्स का डिमांड और प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स का, प्राइस ऑफ वो गुड्स का प्राइस के बारे में नहीं बात कर रहे, ठीक है? वो गुड्स का सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है? अगर सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो हमारा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है? इसका आंसर है डायरेक्ट रिलेशनशिप गाइस, ठीक है? नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज इनवर्स रिलेशनशिप। इनकम, जब इनकम बढ़ गया, इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है? जब हमारा इनकम बढ़ जाता है तो हम लो क्वालिटी गुड्स होता ना गाइस, वो गुड्स वगैरह हम परचेस नहीं करते। तो उस केस में जब हमारा इनकम बढ़ जाता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड भी घट जाता है। नेक्स्ट है गाइस, सिंबॉलिकली फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेस दैट। डिमांड और प्राइस को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, डिमांड डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स, ठीक है? ये हमने देखा था इस लॉ ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, when less quantities are demanded at high price, it is option number A increase in demand, option number B expansion of demand, option number C decrease in demand, option number D decrease in contraction of demand। जब लेस क्वांटिटीज हम डिमांड करते हैं हाई प्राइस में, इसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन डिमांड, डिमांड में चेंज आ गया। चेंज किसके वजह से आ गया? प्राइस के वजह से, ठीक है? इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, वेरिएशन इन डिमांड। इसके अंदर दो चीज़ आता है, एक आता है एक्सपेंशन, एक आता है कॉन्ट्रैक्शन। जब हम ज़्यादा यूनिट्स परचेस जब हम ज़्यादा यूनिट्स डिमांड करने लग जाते हैं लेस प्राइस में, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब हम इसे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जब हम कम यूनिट्स डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड गाइस, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिव इकोनॉमिक्स टर्म। गैस ये मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, ठीक है? मैं ये लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं जो क्वेश्चन है वो रीड करूँगा, उसके बाद मैं आपको मुँह से ही बोल दूंगा, ठीक है? अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस। कैसा सिचुएशन है जहाँ ज़्यादा क्वांटिटीज हम डिमांड करते हैं एट लोअर प्राइस? इसका ऑप्शन है कॉन्ट्रा का है एक्सपेंशन इन डिमांड गाइस। एक्सपेंशन इन डिमांड मतलब हम ज़्यादा यूनिट्स डिमांड करते हैं प्राइस कम प्राइस में, ठीक है? जब प्राइस कम हो जाता है तो हम ज़्यादा यूनिट्स डिमांड करते हैं, उसी सिचुएशन को बोलते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। क्वेश्चन नंबर 3, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, अ कमोडिटी विच कैन बी पुट इनटू सेवरल यूज। इसका ऑप्शन है कंपोजिट डिमांड भी हो सकता है, मल्टीपर्पज यूज भी हो सकता है, ठीक है? इसका मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ आंसर लिख के गाइस, ठीक है? इसका मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है? मैं आपको उसका आंसर मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है? फोल्ड, more quantity is demanded due to changes in factors determining demand other than price। इसका ये सिंपल सा मतलब है गाइस, जब हम ज़्यादा यूनिट्स डिमांड करते हैं किसके वजह से? जब प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स में चेंज हुआ, ठीक है? उस केस में जब हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं, ठीक है? किसके वजह से हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं? जब कुछ बाकी फैक्टर्स में चेंज आए, वो बाकी फैक्टर प्राइस को छोड़ के है, ठीक है? उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। फिफ्थ क्वेश्चन, अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। सिंपल गाइस, डिमांड, ठीक है? डिस्टिंग्विश बिटवीन गाइस, इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, तो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते, ठीक है? ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद रीजन वेदर यू एग्री और एग्री और डिसएग्री विद फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये एग्री डिसएग्री गाइस, ठीक है?
मैं बस एग्री या डिसएग्री वो बता दूंगा, ठीक है, रीजन सब लिख लेना, ठीक है। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये एग्री है गाइस, ठीक है। डिमांड कर्व वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट। प्राइस इज ओनली डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, ये नहीं है गाइस, ये डिसएग्री है स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का एग्री है गाइस, सेकंड क्वेश्चन का डिसएग्री है। प्राइस एक ही डिटरमिनेंट नहीं है डिमांड का, डिमांड का डिटरमिनेंट और भी है गाइस, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, एडवर्टाइजमेंट है, पॉपुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल, द डिमांड फॉल इट इंक्रीजेस। जब गिवन गुड्स का प्राइस गिर जाता है तो उसका डिमांड भी बढ़ता है। गिवन गुड्स, इसका 2 मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। सॉरी गाइस, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लैग आ रहा है गाइस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है ठीक है, ये हमें टेबल को ऑब्जर्व करने का गाइस, ठीक है, जो टेबल है, और हमें इसका क्वेश्चन का आंसर देने का है। कंप्लीट द मार्केट शेड्यूल, जो मार्केट शेड्यूल है ये हमें कंप्लीट करने का है। 16 + 15 + 12, ये हम इसे बोलते हैं मार्केट डिमांड, ठीक है। जस्ट गाइस, कि सबसे पहले हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं। इस टेबल में पूछा क्या है, मार्केट डिमांड पूछा है, ठीक है। मार्केट डिमांड कैसे कैलकुलेट होता है, कंज्यूमर ए ने कितना डिमांड किया प्लस कंज्यूमर बी ने कितना डिमांड किया प्लस कंज्यूमर सी ने कितना डिमांड किया, उसका टोटल होता है मार्केट डिमांड, ठीक है। सबसे पहले जब प्राइस 25 था तो कंज्यूमर ए ने 16 यूनिट्स परचेस किया था, ठीक है। कंज्यूमर बी ने 15 यूनिट्स, कंज्यूमर सी ने 12 यूनिट्स, तो इसका आंसर आता है 28, ठीक है। लिखने की कोशिश करता हूँ गाइस, ठीक है। हाँ, 28, ठीक है। जब प्राइस 30 हो गया, कंज्यूमर ए ने 12 यूनिट्स परचेस किया था गाइस, ठीक है, 12 यूनिट, और कंज्यूमर बी ने 11 यूनिट डिमांड करने लग गया, और कंज्यूमर सी ने 10 यूनिट डिमांड करने लग गया है। 33, इसका आंसर है 33 गाइस, ठीक है। गाइस, आप देख रहे हो हमारा थोड़ा मतलब सिस्टम थोड़ा ख़राब है गाइस, ठीक है। इसके वजह से मैं माउस से थोड़ा लिख लिख रहा हूँ, इसका वजह से मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है गाइस, ठीक है। जब प्राइस 35 हुआ तो उस कंज्यूमर ने 10 क्वान्टिटी डिमांड किया, कंज्यूमर बी ने 9 क्वान्टिटीज डिमांड किया, कंज्यूमर सी ने 8 क्वान्टिटीज डिमांड किया है गाइस, ठीक है। इसका आंसर है 27, ठीक है। जब प्राइस 40 रुपीज़ हो गया तो कंज्यूमर ने 8 क्वांटिटी डिमांड किया, कंज्यूमर सी ने 6 क्वांटिटी डिमांड किया, और कंज्यूमर सी ने 4 क्वांटिटी डिमांड किया है। इस सभी का टोटल है मार्केट डिमांड। इसका आंसर है 18, ठीक है। गाइस, आपको जैसे, ठीक है, पहला तो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा, अभी आपको मार्केट डिमांड कर्व बनाने का, जैसे हमने बनाया ऐसा मार्केट डिमांड कर्व, वैसे आपको डिमांड कर्व ग्राफ के फॉर्म में बना लेने का है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस में ये सब नंबर्स लेने का गाइस, ठीक है, और एक्स एक्सेस में ये सब नंबर लेने का है, ठीक है। मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो जिसकी वजह से आप कर लेना गाइस, ठीक है। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जब डिमांड कर्व राइट वर्ड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। पहले डिमांड कर्व इधर था, अभी पहले डिमांड कर्व ये था अपना, अभी डिमांड कर्व इधर शिफ्ट हो गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गाइस एक्सपांशन इन डिमांड। सॉरी गाइस, जस्ट अ मिनट, राइट वर्ड शिफ्ट, हाँ सॉरी, इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, पहले डिमांड कर्व इधर था, अभी ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है।
प्राइस, पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और इक्वल तुम बोल सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर, इंक्रीज एंड डिमांड कम्स अंडर किसके अंडर आता है? वेरिएशन इन डिमांड के अंडर आता है या चेंजेस इन डिमांड के अंडर आता है? इसका आंसर है चेंजेस इन डिमांड। ठीक है, ये है गाइस तुम्हारा इसके अंडर का क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए। ठीक है, ये डायग्राम है गाइस। ठीक है, ये डायग्राम को देख के तुम्हें क्या पता चल रहा है? पहले डिमांड कर्व इडल था, अभी इडल हो है। ठीक है, इसका आंसर तुम्हें पूछा। ठीक है, डायग्राम ए रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायग्राम ए। ठीक है, डायग्राम ए क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइस गिर गया है, पहले डिमांड कर्व इडल था, डिमांड कर्व नीचे हो गया, तो डायग्राम ए रिप्रेजेंट करता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और ये सेकंड, पहला का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर क्या है? इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अभी डायग्राम बी को पढ़ते हैं। डायग्राम बी में पहले डिमांड कर्व इधर था, फिर डिमांड कर्व इधर हो चुका है। ठीक है, पहले डिमांड कर्व इधर था, अभी डिमांड कर्व इधर हो चुका है। इसे, इस डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है? ठीक है, डिमांड कर्व ऊपर ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, डिमांड, ठीक है, ये क्या बोलता है? ये डायग्राम, पहला क्वेश्चन क्या है? डायग्राम बी रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, और इन डायग्राम बी मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये था गाइस तुम्हारा कंप्लीट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। अभी ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमने पढ़ा है गाइस, और ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करना और एक्सप्लेन करने का है। ठीक है, स्टेट करना मतलब क्या, लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा रहेगा, हमें एक्सप्लेन करने का विथ इट्स एक्सेप्शंस। ठीक है, जो भी हमने एक्सेप्शंस पढ़ा था। उसके बाद सेकंड गिवन, सॉरी, सेकंड एक्सप्लेन द डिटेल, एक्सप्लेन इन डिटेल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइस, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। कुछ गलतियाँ वगैरह हुए होंगे गाइस, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अगर जो भी गलती आपको लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा गाइस। ठीक है, और जो भी आपका कुछ डाउट वगैरह हुआ हो तो आप टेलीग्राम, आप मुझे, आप कमेंट कर देना गाइस, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस हम अगले वीडियो में।